खूनी जंग, नागराज सीरीज की 9वीं नंबर पुस्तक। खूनी जंग तो स्टार्ट करते हैं। अमेरिका से यूरोप जा रही फ्लाइट में महान हस्तियां सफ़र कर रही हैं। एक गार्ड ने आकर बताया, सर, सबसे आगे वाली रो में नागराज सफ़र कर रहा है। उसका सर बोला, ग्रेट विलियम का खात्मा करने वाला नागराज? गार्ड ने बोला, यस सर। तो उसने बोला, ख़त्म कर दो उसे। गार्ड बोला, ओके सर। नागराज को 4 गार्ड ने घेर लिया। गार्ड बोले, खड़े हो जाओ। दूसरा गार्ड बोला, कोई गलत हरकत ना करना। विमान में सफ़र कर रहे यात्री स्तब्ध देखते रहे। स्टेन गन के साए में वे नागराज को विमान से इमरजेंसी डोर के पास ले गए और गार्ड बोले, जल्दी यहाँ से बाहर कूद जाओ नागराज। नागराज ने सोचा, मैंने यहाँ कुछ किया तो गोलीबारी में कई निर्दोष की जान जा सकती है, इससे अच्छा तो बाहर कूद जाता हूँ। और नागराज आगे बढ़ गया। नागराज मन में बोला, जय गुरु गोरखनाथ। उसने गुरु गोरखनाथ के बारे में जानने के लिए पढ़े नागराज की प्रथम कॉमिक्स नागराज, जो मैंने इसके पिछले एपिसोड में आपको मिल जाएगी, वहाँ आप सुन सकते हैं इसे। प्रथम कॉमिक्स नागराज। नागराज ने विमान से छलांग लगा दी। वह विमान से कूद गया। अब नागराज आकाश के अनंत गहराइयों में डूबता जा रहा था। वह सोचने लगा, मुझे मानवता की भलाई के लिए जिंदा रहना है, मगर कैसे? नागराज ने ऐसी विकट परिस्थिति में भी अपने होश नहीं खोए थे। एकाएक नागराज की कलाइयों से नाग रस्सी निकली। नागराज ने सोचा, अरे ये नागानंद और नागनाभ कहाँ चले? नागानंद और नागनाथ दोनों नागराज के शरीर में वास करने वाले असंख्य नागों में प्रमुख हैं। फिर हवा में ही नाग आपस में गुथने लगे और देखते ही देखते नाग रस्सी ने पैरासूट का रूप धारण कर लिया। नागराज ने बोला, ओह नागानंद, नागनाथ, तुमने नागराज की नहीं, मानवता की रक्षा की है। पैरासूट नागराज को लिए इस समय फ्रांस की राजधानी पेरिस के ऊपर मंडरा रहा था। एक ग्लेम्बिंग फाइंग एरिना के बाहर एक फोटोग्राफर लड़की ने नागराज को एक अजीबोगरीब पैरासूट के सहारे उतरते देखा तो उसने नागराज की फोटो खींच ली। उस लड़की ने फोटो खींचा और बोला, अरे यह पैरासूट है। वह सोचने लगी, ग्लेम्बिंग फाइट एरिना अखाड़ा जिसमें जुआरियों 2 पहलवानों पर पैसा लगाते हैं। इस अखाड़े में जुआरी लोग पैसा लगाते हैं। नागराज उस सुंदर लड़की के पास ही उतरा। वह फोटो खींचती रही। सभी नाग वापस उसकी कलाई में समाने लगे। नागराज के सामान्य होने पर वह लड़की बोली, हेलो नागराज, मेरा नाम टीना है, मैं वर्ल्ड टुडे की चीफ रिपोर्टर हूँ। नागराज बोला, हेलो। टीना ने नागराज को उसके नाम से पुकारकर स्तब्ध कर दिया। उसके चारों तरफ भीड़ लग गई। टीना ने बोला, मेरे ख्याल से इस भीड़ को देखते हुए हमें अंदर चलना चाहिए, वहीं सब बातें होगी। नागराज बोला, चलो। टीना नागराज को लेकर अखाड़े की तरफ बढ़ने लगी। प्रेस कार्ड दिखाकर वह नागराज को रिंग के बिल्कुल पास ले गई। टीना बोली, अभी यहाँ कैफी और क्रो में गैम्बलिंग फाइट होने वाली है, मैं उसी को कवर करने यहाँ आई हूँ। नागराज ने पूछा, गैम्बलिंग फाइट, कैफी? इसी से मिलने तो मैं यूरोप आया हूँ, लेकिन तुमने मुझे कैसे पहचान लिया? टीना बोली, नागराज, हमारे देवता न्यूयॉर्क संवाददाता ने विलियम और तुम्हारी जंग की पूरी जानकारी मुझे दी थी, जिसमें तुम्हारे फोटोग्राफ्स भी थे। लेकिन नागराज, तुम इस समय पेरिस में कहाँ से टपक पड़े? नागराज बोला, टीना, मैं यूरोप से। नागराज ने टीना को विमान में घटी सारी घटना सुना दी। टीना बोला, ओह, इस दुनिया में कदम कदम पर तुम्हारे दुश्मन मौजूद हैं। नागराज बोला, दोस्त भी तो हैं, और लगता है फाइट भी अब शुरू होने वाली है। कैफी और क्रो रिंग में उतर चुके थे। लोग पुकार रहे थे, कैफी कैफी कैफी।
नागराज बोला, लगता है कैफी काफ़ी लोकप्रिय है यहाँ। टीना बोली, हाँ, पेरिस में इससे बड़ा फाइटर कोई नहीं है। फाइट शुरू हो गई। नागराज बोला, लड़ तो बच्चों की तरह रहा है। टीना बोली, देखना जीतेगा यही। इधर टन टन बज रहे थे। सभी लोग चिल्ला रहे थे, कैफी कैफी। 2 राउंड बाद प्रतियोगिता कैफी की जीत पर खत्म हुई। टीना बोली, देखो मैंने कहा था ना कैफी ही जीतेगा। नागराज बोला, हाँ तुमने ठीक कहा था। लोग चिल्ला रहे थे, कैफी द विनर, कैफी कैफी। दोनों एरिना से बाहर आ गए। नागराज बोला, मुझे कैफी से मिलना है टीना। टीना बोली, 1 घंटे बाद मैं तुम्हें उससे मिलवा दूंगी। 1 घंटे बाद दोनों कैफी के ड्रेसिंग रूम में पहुंचे। नागराज बोला, हेलो कैफी, मैं नागराज, मुबारक हो। कैफी बोला, हेलो, थैंक यू। कैफी बोला, कहो कैसे आना हुआ। नागराज बोला, मुझे न्यूयॉर्क के डॉन ने भेजा है। मैं डिसिल्वा के पहलवान सोलो से गेमलिंग फाइट करना चाहता हूँ। कैफी ने डॉन की चिट्ठी पढ़ी। कैफी बोला, यह ठीक है नागराज कि तुम्हें महान डॉन ने भेजा है, लेकिन सोलो का मुकाबला यूरोप और अमेरिका में तो क्या, पूरे विश्व में नहीं, और फिर तुम्हारा नाम तो विख्यात पहलवानों में भी नहीं है। तुम पर पैसा कौन लगाएगा। सॉरी नागराज। नागराज बोला, कैफी, वैसे तो नागराज को किसी को अपनी योग्यता दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन तुम खुद एक पहलवान हो, आओ 2-2 हाथ हो जाए। कैफी बोला, मुझे मंजूर है, हाथ बढ़ाओ। नागराज ने जैसे ही कैफी का हाथ पकड़ा, कैफी ने उसे अपने ऊपर से उछाल दिया, लेकिन नागराज बड़ी कुशलता से कलाबाजी खाकर जमीन पर खड़ा हो गया। नागराज ने पलक झपकते ही पेंतरा बदल कर एक फ्लाइंग किक कैफी के कमर पर जड़ दी। कैफी बोला, आह। नागराज ने मारा तड़क, और टीना ने फोटो खींच ली, क्लिक। कैफी दरवाजा तोड़ता हुआ बरामदे में गिरा, खड्डाक खड़खड़ाक। कैफी उठकर अंदर आया। कैफी बोला, वाह, मानना पड़ेगा, डॉन ने किसी गलत आदमी को नहीं भेजा। उसने नागराज से हाथ मिला लिया। नागराज ने बोला, तुम सोलो से फाइट अरेंज कर रहे हो। कैफी बोला, हाँ भाई, पेरिस के सूरवीर कैफी को पछाड़ा है तुमने। अगले दिन कैफी बोला, नागराज, मेरी बात डिसिल्वा से फ़ोन पर हुई है। वह शनिवार को मोंटे कार्लो से सोलो को लेकर यहाँ आएगा और फाइट रविवार को होगी। नागराज बोला, ओके कैफी, अब रविवार को मिलेंगे एक खूनी जंग के लिए। नागराज कैफी से विदा लेकर टीना से मिलने वर्ल्ड टुडे पहुंचा। वर्ल्ड टुडे का ऑफिस। 30 थैंक्स मिस्टर नागराज, एक ड्राइवर ने बोला। नागराज बोला, हाय। नागराज हैरान था कि टैक्सी ड्राइवर उसे कैसे जानता है। टैक्सी का किराया चुकाकर वह अंदर पहुंचा। नागराज बोला, मुझे चीफ रिपोर्टर मिस टीना से मिलना है। मैनेजर बोली, ओह, आप नागराज है ना। मिस टीना 9th फ्लोर रूम नंबर 904 में बैठती है। नागराज परेशान सा एक्सप्रेस लिफ्ट में सवार हुआ। 9th फ्लोर पर। यस सर। 9वें फ्लोर पर पहुंचकर लिफ्ट रुकी। एक आदमी बोला, सर कृपया ऑटोग्राफ दे दीजिए। नागराज बोला, क्या। लिफ्ट से निकलकर वह रूम नंबर 904 के सामने रुका। नागराज सोच रहा था, क्या हो गया है आज, जो मिल रहा है वही पहचान लेता है। नागराज ने दरवाज़ा ढकेला। नागराज सोचा, अजीब खामोशी है यहाँ। अंदर से आवाज़ आई, नागराज नागराज। अंदर एक बड़े हंगामे ने नागराज का स्वागत किया। सभी लोग चिल्ला रहे थे, नागराज, तालियां, नागराज। और बोर्ड लगा हुआ था, वेलकम नागराज सुपर हीरो वर्ल्ड टुडे। हॉल में नागराज के स्वागतार्थ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजित किया गया था। टीना बोली, इनसे मिलो नागराज, इनसे मिलो, हमारे समाचार पत्र के चीफ एडिटर मिस्टर हावर्ड। नागराज ने कहा, हेलो। मिस्टर हावर्ड ने बोला, हेलो।
टीना बोली। डेली प्लेनर से की सर्कुलेशन मैनेजर मिस्टर रॉबर्टसन। सबने नागराज को हेलो सबका इंट्रोडक्शन टीना देते रही। पूर्व के चीफ रिपोर्टर मिस्टर कल्सन। नागराज ने बोला हेलो, कल्सन ने बोला हेलो। और जान पहचान के इस लंबे दौर के बाद नागराज प्रेस संवाददाताओं के सवालों का जवाब देने के लिए खड़ा हो गया। सभी सवाल पूछ रहे थे। पहले बोली, नागराज आप यूरोप कैसे पहुंचे? दूसरे ने पूछा, नागराज आप यूरोप किस लिए आए हैं? तीसरे ने पूछा, नागराज बुलडॉग, सांगो और विलियम के बाद अब तुम्हारा निशाना कौन है? नागराज ने कहा, आपने एक साथ इतने सवाल पूछ लिए, मैं सबका जवाब बारी बारी से देता हूँ। नागराज ने सर्वप्रथम उन्हें अपने पेरिस में आश्चर्यजनक ढंग से उतरने की घटना सुनाई। नागराज बोला, मैं यहाँ मानवता और यूरोप वासियों की भलाई के लिए आया हूँ। टीना ने पूछा, क्या यूरोप में आपका कोई और भी लक्ष्य है? नागराज बोला, और मेरा पहला निशाना है आगामी इतवार को मोंट कार्लो के मशहूर पहलवान सोलो। नहीं, नागराज बोला, नहीं नहीं, यह मैं अभी नहीं बताऊंगा। मेरी कार्य प्रणाली अत्यंत गुप्त होती है। टीना बोली, नागराज हम सब आपकी असाधारण शक्ति का प्रदर्शन देखना चाहते हैं। नागराज कुछ क्षण सोचकर बोला। नागराज बोला, देखो भाइयों, नागराज की शक्ति कोई सार्वजनिक प्रदर्शन की चीज नहीं है, लेकिन मैं यूरोप के अपने बंधुओं को निराश नहीं करूंगा। जो सम्मान और प्यार आप सबने दिया है, मैं उसका बहुत आभारी हूँ। नागराज की बात समाप्त होने पर हॉल में तालियां की गड़गड़ाहट गूंज उठी। तड़ 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 तड़। नागराज ने ओवरकोट उतारकर अपने हाथ सीधे किए और उसकी कलाइयों से एक साथ कई नाग निकलकर साएं साएं हॉल में बैठे लोगों की तरफ बढ़ने लगे और देखते ही देखते सबके ताली बजते हाथों से लिपट गए। सांप सभी ने हाथों को जकड़ लिया। कुछ तो भय से चीख उठे, चिल्लाने लगे, बचाओ नागराज, सांप नहीं, सांप। नागराज बोला, कृपया इनसे डरिए मत, ये मेरे आदेश पर चलते हैं और केवल गलत लोगों को ही काटते हैं। लीजिए, आप कहते हैं तो मैं इन्हें वापस बुला लेता हूँ। कहने के साथ ही नागराज ने इशारा किया और सारे नाग वापस उसकी कलाई में समाने लगे। सांपों के वापस जाने पर लोगों की जान में जान आई। पहले ने बोला, ओह जान बची, मुझे तो सांप के नाम से ही डर लगता है। दूसरे ने बोला, मेरी तो जान ही निकल गई थी। तीसरे ने कहा, नागराज कुछ और दिखाओ ना। नागराज की कलाई से सिर्फ नाग रस्सी छूटी और छत पर लगे फनूस पर लिपट गई। नागराज ने शरीर को झटका दिया और हॉल में बैठे लोगों के ऊपर से गुजरता हुआ लोग चिल्लाने लगे, वाह वंडरफुल, आश्चर्यजनक। सामने के दीवार से चिपक गया। फिर उसने नाग रस्सी वापस खींच ली, छू मंतर, और दीवार पर रेंगने लगा। फिर छत से होता हुआ वह वापस स्टेज पे उतर गया। लोग तालियां बजाने लगे, तड़ 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 तड़। नागराज आप ये करतब कैसे करते हैं? किसी ने पूछा। नागराज ने उत्तर दिया, यह मेरे लिए कोई कर्तव्य नहीं, वास्तविकता है। जिस प्रकार आप जमीन पर चलते हैं, उसी प्रकार मैं दीवारों पर या छत पर रेंगता हूँ। फिर वह कॉन्फ्रेंस समाप्त हो गई। सबके जाने के बाद नागराज टीना से बोला, टीना मुझे एक बात नहीं समझ आती। आज पेरिस में जिससे भी मिला वह मुझे पहले से जानता था, और अब यह प्रेस कॉन्फ्रेंस। टीना बोली, इसका जवाब तुम्हें आज का अखबार देगा। और उसने वर्ल्ड टुडे के अखबार में देखा तो नागराज की फोटो लगी थी और लिखा हुआ था, हीरोइक एंट्रेंस ऑफ ए सुपर पावर इन यूरोप नागराज। अखबार पढ़कर नागराज को समझते देर न लगी क्यों लोग उसे पहचान रहे थे। नागराज बोली, और तुम? नागराज बोला, ओह अब मैं समझ में आ गया। टीना बोली, और तुम्हारे मुझसे यहाँ मिलने का वादा ही मैंने इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला ली थी।
ओह नागराज, तुम नहीं जानते पेरिस में तुम्हारे कितने क्रेज है। इस न्यूज को पढ़ने के बाद हमारे ऑफिस में सुबह से हजारों फोन आ चुके हैं और आज कल के अखबारों को देखना तहलका ही मचा देंगे। नागराज ने कहा, टीना, परसों की फाइट में तुम जरूर आना। टीना बोली, ओह नागराज, तुमने यह कहकर मुझे बहुत खुशी दी है। कुछ देर बाद टीना बोली, चलो नागराज, अब घर चले। नागराज बोला, चलो। रविवार की शाम बहुत गर्म थी, मौसम के कारण नहीं, नागराज और सोलो के बीच होने जा रही खूनी जंग के कारण। आज होने वाली फाइट की टिकट सुबह काउंटर खुलते ही हाथों हाथ बिक गए थे। एरिना लोगों से ठसाठस भर चुका था, जहां उपस्थित भीड़ अपने हीरो सोलो को इंतजार में नारे लगा रही थी। वहीं यदा कदा नागराज का भी नाम दो चार लोग की जुबान पर भी था। सोलो सोलो सोलो, नागराज नागराज। कुछ क्षणों उपरांत नागराज एरिना में प्रविष्ट हुआ। टीना ने आगे बढ़कर उसका स्वागत किया। टीना बोली, बेस्ट ऑफ लक नागराज। नागराज बोला, थैंक यू टीना। हॉल तालियों की गिड़गिड़ाहट और लोगों की शोर से हिल गया जब सोलो भारी सुरक्षा में एरिना में प्रविष्ट हुआ। लोग तालियां बजाने लगे, तड़ तड़ तड़, लोग चिल्लाने लगे, सोलो सोलो। सोलो रिंग में प्रविष्ट हुआ। दोनों ने ओवरकोट उतार दिए। पहले राउंड की घंटी बजते ही नागराज और सोलो एक दूसरे के सामने डट गए। सोलो ने सोचा, इसे तो 2 मिनट में धूल चटा दूंगा। नागराज सोचा, पता नहीं किस स्टाइल से लड़ता है यह। कुछ क्षण बाद नागराज को अंका कर सोलो भयंकर गति से आगे बढ़ा। एक टक्कर ही काफी होगी इससे, और उसने डंकार भरी। इससे पहले कि सोलो नागराज से टकराता, नागराज फुर्ती से एक तरफ हट गया और सोलो गिरा। साएं। वार खाली जाता देख सोलो संभल कर खड़ा हो गया और सोचा, ओह फुर्ती है इसमें, दांव पेच से काम लेना चाहिए। सोलो ने एक भयंकर छलांग भरी, किक, और अब नागराज नहीं बच पाया और उसने नागराज को मारा। तड़ाक। सोलो के मजबूत पैरों से टकराकर उसकी छाती पर लगी, फलस्वरूप वह दूर जाकर गिरा। सोलो ने उसे संभलने का कोई मौका नहीं दिया और उसने झपटकर उसे उठाया और सिर के ऊपर उठाकर उछाल दिया। नागराज रेफरी से टकराया और उसे लेता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। रेफरी चिल्लाया, ओह। सारा माहौल सोलो सोलो के नारों से गूंज उठा। सोलो सोलो। रिंग के बाहर खड़ा कैफी नागराज को पीटता देख परेशान था। कैफी ने सोचा, इस तरह पीटता रहा तो यह मुझे मरवा देगा। हाय मेरे 10 लाख रुपए। इस बीच नागराज खड़ा हो चुका था। सोलो एक बार फिर उछला और नागराज को एक बार फिर सोलो ने शक्तिशाली किक का सामना करना पड़ा। दर्शकों ने फिर तालियां बजाकर सोलो की सफलता का स्वागत किया। प्रलयंकारी किक के तूफान से उभरते नागराज को सोलो ने बालों से पकड़कर उठाया और ताबड़तोड़ घूंसे बरसाने लगा। टन टन। बेदम नागराज की फरियाद समख के साथ सुन हो गई। रेफरी बोला, स्टॉप। घंटे की आवाज के साथ पहला राउंड समाप्त हुआ। कैफी झपटकर नागराज के पास पहुंचा और कैफी बोला, मरवा दिया तूने तो मुझे, लग गया मेरे चूना 10 लाख का। अगला राउंड तू नहीं जीत सकता है, यह चाकूबाजी में माहिर है। कैफी के बकवास नागराज चुपचाप सुनता रहा। तभी टीना उसके पास पहुंची। टीना बोली, नागराज, तुम अपनी शक्ति का प्रदर्शन क्यों नहीं करते? इसको अपने नागों से डसवा दो। नागराज बोला, टीना, नागराज कभी अनैतिक लड़ाई नहीं लड़ता। कुछ ही क्षणों उपरांत दूसरे राउंड की शुरुआत हुई। घंटा बजा। नागराज और सोलो एक दूसरे के सामने आ खड़े हुए। रेफरी बोला, यह लड़ाई तुम्हें इन चाकुओं से लड़नी है। नागराज बोला, नागराज कभी हथियार से नहीं लड़ता, इन्हें अपने पास ही रखो। रेफरी के इशारा करते ही सोलो ने पैर हवा में घुमाया, लेकिन नागराज ने उसका यह बार अपने हाथ पर रोका और एक सीधी किक उसके पेट में जड़ दी। सोलो बोला, ओह। सोलो दर्द से दोहरा हो गया।
अगले ही क्षण नागराज ने लात दोबारा घूमी, फलस्वरूप सोलो पलटकर जमीन पर गिर पड़ा। नागराज उसकी छाती पर सवार हो गया और सोलो के मुंह पर बेतहाशा घूंसे बरसाने लगा। नागराज के खेमे में हलचल मच गई। सोलो बोला, बेवकूफ, चाकू भी तो छोड़ दिया, वरना अभी खेल खत्म हो जाता। आज किस्मत ही खराब है। सभी लोग चिल्लाने लगे, नागराज, नागराज, नागराज। इस बीच सोलो ने अपनी टांग पीछे से निकालकर नागराज की छाती पर टिका दी और नागराज को पीछे ढकेल दिया। दोनों फुर्ती के साथ खड़े हुए। पहल की सोलो ने। उसने चाकू नागराज के पेट में घोंप दिया। जैसे वक्त ठहर गया, दर्शकों में सन्नाटा छा गया। लेकिन जब चाकू बाहर आया, सब भौचक्के रह गए। ना तो कहीं घाव था, ना ही खून। सोलो सोचा, हाय। नागराज बोला, ओह, इसका चाकू तो जहर से बुझा है। यह तो धोखेबाजी है, और धोखेबाजों को सबक सिखाना नागराज को खूब आता है। नागराज ने अपना दूसरा हाथ प्रचंड वेग से घुमाया तो सोलो के पांव तक जमीन से उखड़ गए और 2 दांत भी पेट में पहुंच गए। नागराज ने हैरान और आहत सोलो को बाल पकड़कर उठाया। सोलो बोला, आह, और एक ही घूंसे में उसे रिंग के फेंसिंग के पर पलट दिया। सब लोग चिल्लाने लगे, नागराज, नागराज। नागराज ने उसके दोनों पांव पकड़कर उसे अंदर खींचा और उसके शरीर को तेजी से चारों तरफ घुमाने लगा। फिर उसके शरीर को दर्शकों की तरफ उछाल दिया। सोलो बहुत से दर्शकों को अपने साथ ले डूबा। लोग चिल्लाने लगे, आहा। विजयी नागराज को लोग ने कंधे पर उठा लिया, नागराज, नागराज, और नाचने लगे। बाद में डिसिल्वा नागराज से मिलने पहुंचा। नागराज बोला, मुझे मालूम था मिस्टर डिसिल्वा कि तुम मुझसे मिलने आओगे। डिसिल्वा बोला, मुझे तुमसे बातें करनी है। डिसिल्वा बोला, मैं तुमसे सौदा करने आया हूँ। नागराज बोला, बोलो। डिसिल्वा बोला, तुम मेरे लिए लड़ोगे, तुम्हें मोटा वेतन मिलेगा। नागराज बोला, मैं किसी की नौकरी नहीं करता मिस्टर डिसिल्वा। नागराज बोला, लेकिन तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट की कुछ फाइट लड़ सकता हूँ, जैसे कोई पैसा भी नहीं लूँगा, शर्त एक ही होगी। डिसिल्वा बोले, वह क्या? नागराज बोला, सीमैन, तुम सीमैन के पार्टनर रह चुके हो, मुझे उसके अड्डे पर ले चलना होगा। डिसिल्वा बोला, तुम उसे जानते हो? नागराज के मुंह से सीमैन का नाम सुनकर वह हैरान रह गया। नागराज बोला, बहुत अच्छी तरह, यूरोप का सबसे बड़ा गैंगस्टर है वो, पूरे मोंट कार्लो पर राज करता है, और अब भी बहुत कुछ। डिसिल्वा बोला, नहीं, मैं तुम्हें उससे नहीं मिलवा सकता, क्योंकि मैं अभी मरना नहीं चाहता। तुम्हें उसकी असली ताकत का अंदाजा नहीं है नागराज। नागराज बोला, तो ठीक है, मोंटे कार्लो, अब तुम्हारा नहीं कैफे का धंधा चलेगा, और इसके साथ ही सारी दुनिया को यह भी मालूम हो जाएगा कि तुम्हारे पहलवान जहरीले चाकू इस्तेमाल करते हैं। डिसिल्वा बोला, क्या? तुम्हें कैसे मालूम? नागराज बोला, नागराज पर वैसे घटिया जहर असर नहीं करती डिसिल्वा। बहुत सोचने के बाद डिसिल्वा बोला, ठीक है नागराज, मैं तुम्हें उसके अड्डे तक पहुंचाऊंगा, लेकिन खुद सामने नहीं आऊंगा। नागराज बोला, ठीक है। रात को नागराज जब टीना से मिला, नागराज बोला, टीना, कल सुबह ही डिसिल्वा के साथ मोंटे कार्लो जा रहा हूँ। टीना बोली, वहाँ रहोगे कहाँ? नागराज बोला, होटल लावेला में बुकिंग हुई है, रूम नंबर 313। टीना बोला, ख्याल रखना अपना नागराज। अगले ही दिन नागराज ने टीना से विदा ली। टीना बोली, बाय नागराज। नागराज ने बोला, बाय टीना, और डिसिल्वा के साथ मोंटे कार्लो के लिए विमान में सवार हो गया। एयर होस्टेस बोली, लीजिए सर, आपके लिए दूध। नागराज बोला, धन्यवाद। शीघ्र ही विमान मोंटे कार्लो के एयरपोर्ट पर उतरा। नागराज और डिसिल्वा होटल जाने के लिए एक टैक्सी पर सवार हो गए। डिसिल्वा बोला, नागराज, आगे जो कार जा रही है यहाँ के एक मिनिस्टर की है। अभी डिसिल्वा ने उसके शब्द पूरे भी नहीं किए थे कि आगे वाला काफिला एक भयंकर विस्फोट से उड़ गया। बड़ाम। डिसिल्वा बोला, नागराज, यह बम विस्फोटी बारूद सुरंग का था और निश्चित ही सीमैन ने कराया था। ड्राइवर ने टैक्सी रोकी और मुड़कर
दूसरी सड़क पर चल दी। नागराज बोला, हाँ मुझे पता लगा कि वह बारूदी सुरंगों का विशेषज्ञ है और आतंकवादियों को इसकी ट्रेनिंग देता है। कुछ ही देर बाद टैक्सी लावेला के बाहर रुकी। डिसिल्वा बोला, तुम तो उसके बारे में बहुत कुछ जानते हो। नागराज बोला, हाँ। डिसिल्वा बोला, नागराज तुम अंदर चलो, मैं तुम्हें कल मिलूंगा। नागराज बोला, ठीक है। नागराज से विदा लेकर डिसिल्वा एक और बढ़ गया। मोंटे कार्लो की भीड़ भरी सड़कों को रोंदता हुआ मोंटे कार्लो का तूफानी हंटर अपनी 6 सिलेंडर मोटरसाइकिल पर उड़ा चला जा रहा था। सब लोग बोलने लगे, भागो हंटर आ गया, आह भागो बचो हंटर आ रहा है। सब लोग भागने लगे इधर उधर। हंटर हंटर। उसकी मोटरसाइकिल के हॉर्न के विशेष आवाज़ से गाड़ियाँ उसे यूं रास्ता देती थी। हंटर हंटर आवाज़ उसका बाइक निकालता था और लोग आपस में एक्सीडेंट करके एक दूसरे में ठोक कर भी उसे साइड देते थे। तूफान की तेजी से जब वह रेड ब्रिज की तरफ बढ़ रहा था, अचानक तभी हंटर ने ब्रेक लगाई, किंतु बाइक कारों से टकरा ही गई। ची ठक। हंटर मोटरसाइकिल से उतरकर कार के पास पहुंचा। उसने कार के ड्राइवर सहित उठाया। कार ड्राइवर बोला, बचाओ बचाओ, और पुल से नीचे उछाल दिया। कार भी उसी प्रकार नदी में समा गई। हंटर बोला, मच्छर हंटर के रास्ते में कहाँ से आ जाते हैं। तत्पश्चात हंटर ने मोटरसाइकिल उठाई और सवार होकर आगे उड़ चला। इधर होटल लावेला में नागराज कॉफी शॉप में बैठा दूध पी रहा था। तभी बुरे वक्त में ने होटल को घेरा और हंटर होटल के शीशे को तोड़ता हुआ अंदर घुस गया। तड़ाक। हंटर हंटर। और हंटर बोला, बता नागराज कहाँ है। तभी एक आदमी ने बोला, नागराज वहाँ। हंटर ने रिसेप्शनिस्ट को उठाया। रिसेप्शनिस्ट चिल्लाया, ओह, और कॉफ़ी शॉप के शीशे के दरवाजे पर दे मारा। खड़ाक। और तेजी से अंदर आ गया। और हंटर बोला, नागराज तेरी मौत आ गई है, खड़ा हो जा। किसी को खड़ा ना होते देख हंटर को क्रोधवश चिढ़ा। मैं पूछता हूँ कौन है नागराज, जल्दी सामने आ जा, वरना सबको मौत के घाट उतार दूंगा। सबको चुप बैठा देख वह आगे बढ़ा और एक व्यक्ति के कॉलर को पकड़कर उसने बोला, बोल बे, क्या तू नागराज है। आदमी चिल्लाया, नहीं। फिर हंटर ने किसी और से पूछा, क्यों बे, तुम में से कोई है। फड़ाक। और दोनों को ही स्वर्ग सिधार गए। दोनों का सर आपस में टकरा दिए। इससे पहले हंटर चौथे व्यक्ति की ओर बढ़ता, तभी आवाज आई, ठहरो। और एक नाग ने उसके हाथ पर लिपट गया। वह नागराज की तरफ घूमा। नागराज बोला, जिसकी तुम्हें तलाश है वह मैं हूँ। हंटर बोला, नागराज। इस बीच नाग हंटर को छोड़ नागराज की कलाई में पहुंच चुका था। इसके साथ ही नागराज ने छलांग लगाई, लेकिन हंटर अपने स्थान से टस से मस न हुआ। अगले ही पल नागराज ने संभलकर हंटर पर अपने ताकतवर घूंसे बरसाने शुरू कर दिए। नागराज सोचा, हाय, इस पे तो कोई असर नहीं हो रहा है। हंटर हंसने लगा, हा 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 हा। किंतु नागराज के प्रहारों का उसने फौलादी बख्तरबंद पर कोई असर न पड़ा। नागराज बोला, आह मेरा हाथ। तभी हंटर ने एक हाथ घुमा और नागराज के पैर धरती से उखाड़ दिए और वह शीशा तोड़ता हुआ रिसेप्शन काउंटर के पास जा गिरा। खनाक। हंटर ने एक बड़ी टेबल उठाई, लेकिन इससे पहले कि वह उससे नागराज को चोट पहुंचाता, नागरसी ने टेबल समेत हंटर को जकड़ लिया। हंटर ने अपनी शक्ति का हल्का सा प्रदर्शन किया, जिसके कारण नागों की पकड़ एक दूसरे के शरीर से छूटने लगी और अगले ही क्षण वह नागराज को अविजित नागों को पकड़ की से आज़ाद था। नागराज ने सोचा, ओह मेरे नाग असफल रहे। इसके साथ ही पत्थर की भारी मेज उसने नागराज की तरफ उछाल दी। नागराज एक तरफ हटकर उससे बचा। धड़ाक। उसने पास रखे टीवी उठाया और उछालकर पास आते हंटर के सिर पर दे मारा। और जब हंटर ने टीवी सिर से निकला
नागराज बोला, कहाँ गया कायर? नागराज वहाँ नहीं था। क्या? नागराज हंटर से डरकर भाग गया? सीमैन कौन था? क्या नागराज और सीमैन का टकराव हो सका? नागराज को हवाई जहाज में मौत के मुंह से गिराने वाला कौन था? नागराज एवं उसके नागों से के हर पृष्ठ पर मनोरंजन करने वाले कारनामों के लिए पढ़ें प्रलयंकारी नागराज, जो हम अपने अगले एपिसोड में सुनाने वाले हैं। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।